हे बॉयज गर्ल्स एंड किड्स, अगर हमें चांद को देखना है, उसकी सुंदरता को देखना है, तो हमें धरती के ऊपर से ही उसको देखना पड़ेगा। अगर आप चांद के ऊपर जाकर देखना चाहें तो केवल एक प्लॉट और चांद की जमीन का टुकड़ा ही दिखाई देगा। उसकी शेप्स, उसके बदलते हुए आकार को हम चांद के ऊपर जाकर नहीं देख सकते हैं। ऐसे ही डे टू डे लाइफ में हम लोग अनेक समस्याओं में फंसते हैं, अनेक समस्याओं का सामना करते हैं, लेकिन जब हम खुद को उस समस्या से थोड़ा दूर कर लेते हैं तो हमें उसका सॉल्यूशन भी मिल जाता है। ऐसे ही बात इंटरनल सिक्योरिटी की है। इंटरनल सिक्योरिटी सिंपल, लीन और इजी वे में भी की जा सकती है, जबकि अगर हम इसको बहुत गहराई से समझने की कोशिश करते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं तो ये बहुत मुश्किल और कभी ना हो सकने वाली भी समस्या दिखाई देने लगती है। आज हम बात करेंगे कि कैसे जो इंटरनल सिक्योरिटी है किसी देश की, स्पेसिफिकली इंडिया की, वो सिंपल, लीन और इजी तरीके से की जा सकती है। थोड़ी सी बैकग्राउंड के ऊपर जाएंगे। क्या होता है, जो इंसान है, जो ह्यूमंस हैं, वो नेचर को और बाकी के एनिमल्स को, प्लांट्स को, जितनी भी स्पीशीज हैं, उनको सब्जुगेट करके एक कैनिबल के लेवल पे आ जाता है। बिकॉज कोई अदर कॉम्पिटिटर तो उसका बचा नहीं रह जाता है। सिविलाइजेशंस का कंसेप्ट डेवलप होता है, स्टेट्स डेवलप होती हैं, सोसाइटीज बनती हैं, साइंटिफिक इन्वेंशंस होते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस होते हैं, और एक तरह से जो इंपीरियलिज्म की जो गेम है वो शुरू होती है। स्लेवरी, फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म को काउंटर करने के लिए कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल जैसे सोशल साइंटिस्ट्स प्री हिस्टोरिक आइडिया को दोबारा से डेवलप करते हैं और उसका नाम दिया जाता है कम्युनिज्म। क्योंकि जो इंटरनल सिक्योरिटी का चैलेंज है वो जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू हुई है तभी से बना हुआ है। जैसे मौर्यन भी इसका सामना करते थे और मुगल्स के टाइम में भी ये वैसे का वैसा बना हुआ था। लेकिन जो दो सबसे बड़े विश्व युद्ध हुए और उसके बाद का जो कोल्ड वॉर का सिनेरियो चला, उसमें इंटरनल सिक्योरिटी को बाहर की फोर्सेस ने यूटिलाइज करके उस देश के खिलाफ यूज किया। एक तरह से ह्यूमन हिस्ट्री में इंटरनल सिक्योरिटी का जो चैलेंज था वो रेवोल्यूशनाइज्ड हो गया। कोल्ड वॉर अनेक इंटरनल क्राइसिस देशों में लेके आए। आप अगर देखें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कितने देश यूनाइटेड नेशंस में रजिस्टर्ड थे, और उसके 60 या 70 साल बाद, मतलब 2000 के बाद अगर आप उन देशों का आंकड़ा देखें तो एकाएक बहुत ज्यादा हो जाता है। कहीं ना कहीं बहुत सारे देश इसी इंटरनल कन्फ्लिक्ट की वजह से टूटे और बहुत सारे देशों में कन्वर्ट हो गए। यूएसएसआर 1991 में टूटकर बहुत सारे देशों में बन जाता है, ये उसका एग्जाम्पल है। अब हम लोग बहुत सारे ऐसे देशों को भी जानते हैं जिसमें बाहर के देश जैसे यूनाइटेड स्टेट्स गल्फ की बहुत सारी कंट्रीज को ऑयल के लिए एक्सप्लॉइट करते हुए अनेक देशों में तोड़ता है, उसकी पॉलिटिक्स को चेंज करता है। गद्दाफी से लेकर प्रेजेंट आईएसआईएस तक का इंटरफेरेंस हमारे सामने है। इसी तरह कार्ल मार्क्स का यूरोप, लेनिन और स्टालिन का यूएसएसआर, माओ जेडोंग का चाइना और इंडिया का कानू सान्याल, यहां तक उसके लिंक देखने को मिलते हैं। बात हम कम्युनिस्ट वर्सेस कैपिटलिस्ट्स की कर रहे हैं। थोड़ा इंडिया के स्पेसिफिक बात करेंगे। बात 1947 की है। भारत को अननेचुरली डिवाइड कर दिया जाता है पाकिस्तान की जिद की वजह से या और बहुत सारे पॉलिटिकल कारणों की वजह से। पाकिस्तान टेरर जनरेट करता है इंडिया के खिलाफ, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ता है, 65, 71, उसके बाद भी बहुत सारी, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता है। धीरे धीरे प्रॉक्सी वॉर की पॉलिसी अपनाता है और बदलती हुई तकनीक और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपने
जो प्रॉक्सी वॉर का मुद्दा है उसको भारत में धकेलने की कोशिश करता है। बात चाहे मुंबई अटैक की हो या फिर कश्मीर में इंसर्जेंसी की और इन्फिल्ट्रेशन की। 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों का वैली से पलायन से लेकर कश्मीरी लोगों का बॉर्डर के पार जाकर ट्रेंड होकर फिर से वैली में आकर जिहाद छेड़ने का। साइबर क्राइम और टेरर स्पॉन्सरिंग एक फ्यूल की तरह काम करते हैं जो टेरर आउटफिट्स हैं उनके मोरल बूस्ट करने में। सबसे आसान और सस्टेनेबल जो तरीका है फंड्स जनरेट करने का वो नारकोटिक्स का बिजनेस करने का है। अभी आप देख भी रहे हैं प्रेजेंटली कितने जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हीरोइंस हैं या लोग हैं वो भी इसमें सुने जा रहे हैं। फेक इंडियन करेंसी नोट्स की हद तो तब देखी गई जब उसको टैकल करने के लिए डीमोनेटाइजेशन जैसे स्टेप्स इंडियन गवर्नमेंट लेती है और उसका काफी पॉजिटिव और नेगेटिव इंपल्स भी देखने को मिलती है। रेडिकलाइजेशन इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक अलार्म है। पैशन विदाउट कंपैशन हर एक भीड़ का मोबोक्रेसी का एक मूड बन गया है और वो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने में लगे हुए हैं। फिर चाहे आप काउ लिंचिंग के मामले ले लो या फिर लव जिहाद के। बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी फ्रीक्स या टेक सेवी बन गए हैं और उन्होंने नए नए तरीके इजाद कर लिए हैं मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक फ्रॉड्स जैसे। फिर बात चाहे विजय माल्या की हो या नीरव मोदी की। हवाला तो एक ऐसा जरिया बन गया है कि जिसमें जम्मू कश्मीर में पत्थर फेंकने तक को फंड कर लिया जाता है। बैंक अकाउंट्स को हैक करना आम बात हो गई है और गवर्नमेंट साइट्स को भी हैक करके प्रधानमंत्री रिलीफ फंड तक के अकाउंट्स को हैक कर लिया जाता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स में ब्यूरोक्रेट्स से लेकर पॉलिटिशियंस और आम जो सो कॉल्ड बिजनेस मेकर्स हैं संलिप्त पाए जाते हैं। ऑर्गन ट्रेड्स के मामले जहां तहां सामने आते रहते हैं और न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस बनते रहते हैं। इसी तरह जो आईईडीज हैं, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस हैं और ड्रोन्स हैं, इनका इस्तेमाल भी भारत के सिक्योरिटी फोर्सेस के और आम जनता के खिलाफ एक नया ट्रेंड बन गया है और इंटरनल सिक्योरिटी को चैलेंज दे रहा है। फिर भी अगर हम इन ऊपर जो हमने बातें करी उन सभी मसलों में कैजुअलिटीज को देखें तो ये बहुत कम होती हैं अगर रोड एक्सीडेंट्स की कैजुअलिटीज एक साल में उठा के देखें। दूसरी तरफ माल नरिशमेंट, पोल्यूशन, डिजीज, डिजास्टर, इनमें बहुत सारे लोगों की जानें जाती हैं। लेकिन क्योंकि ये जो मुद्दे हैं एक्सीडेंट्स से लेकर माल नरिशमेंट तक, इनको तो इंसान झेल जाता है, लेकिन जब कोई टेररिस्ट या मिलिटेंट किसी इंडिविजुअल को मारता है तो हम वो नहीं झेल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानबूझ के किया हुआ अपराध है। और हम लोग इन रोड एक्सीडेंट्स, माल नरिशमेंट, पोल्यूशन, डिजीज और डिजास्टर्स जैसे कारणों से लड़ने के लिए काफी ताकत लगाए हुए हैं। इसी तरह इंटरनल सिक्योरिटी को सिंपल, लीन और इजी बनाने के भी कुछ तरीकों पे हम विचार कर सकते हैं। 12 पॉइंट्स के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करूंगा, गुस्ताखी करूंगा, थोड़ा ध्यान दें। फर्स्ट, जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जिसको कम्युनिस्ट जो विचारधारा है उसका एक्सट्रीम माना जा सकता है। उसमें जो गवर्नमेंट का नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान है 2015 का, वो सफिशिएंट है, वो काफी अच्छे से और वेल प्लान्ड है। हमें क्या करना है, सिक्योरिटी फोर्स को क्या करना है कि बिना पैनिक क्रिएट किए अपनी कैजुअलिटीज को बिल्कुल कम कर देना है, ना के बराबर कर देना है, जीरो कर देना है। बाकी का काम ये सिस्टेमैटिक तरीके से नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान कर देगा। हमने इसको कम कैजुअलिटीज करके सपोर्ट करना है और जो फोर्स्ड डेवलपमेंट चल रहा है इन पिछड़े हुए इलाकों में उसको सपोर्ट करना है। सेकंड पॉइंट जो है उसमें मैं बात करना चाहूंगा कि जितने इन्फिल्ट्रेट होके
मिलिटेंट्स या उनके ट्रेनर्स या उनके हैंडलर्स इंडिया में आते हैं, जितने भी लूप होल्स हैं, चाहे वो एलसी की बात हो या फिर आईबी की बात हो, क्यों ना वहां एक कंक्रीट वॉल इरेक्ट कर दी जाए 3 से 4 फीट की, उसके ऊपर कंसर्टीना कॉइल या बावर्ड वायर लगा दी जाए। अब ये कैसे होगा, बहुत खर्चा है, इस तरह की बातें हम दिमाग में सोच सकते हैं। देखिए, हर एक जो आईबी या एलसी का एरिया है वो किसी ना किसी रिस्पेक्टिव पंचायत के एरिया में आता है। अब अगर आप पंचायत के थ्रू एक परमानेंट ऑब्स्टेकल वहां पे जनरेट कर दें, क्रिएट कर दें या खड़ा कर दें, तो उस परमानेंट ऑब्स्टेकल को क्रिएट करने में आपको सीमेंट लगेगा, पत्थर लगेगा, सरिया लगेगा, और लोकल जो मिस्त्री हैं, जो कलाकार हैं, उनको एक तरह से जॉब मिलेगी। तो लोकल एम्प्लॉयमेंट का यूज करते हुए, आपका महात्मा गांधी नरेगा का इस्तेमाल करते हुए, लोकल इकोनॉमी में डिमांड जनरेट करते हुए आप इस तरह के ऑब्स्टेकल क्रिएट कर सकते हैं। और मैं ये समझने में भी मुश्किल महसूस करता हूं कि ये इस ऑब्स्टेकल इरेक्ट क्यों नहीं किए गए आज तक। इसी तरह कोस्टल जो बाउंड्री है उसमें भी जो लोकल पीपल हैं, पंचायत के गांव के लोग हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट देके रिस्पेक्टिव पंचायत के अलोंग जो आपका सी कोस्ट है, वहां पे वो अपनी बोट्स से, अपने नेट्स से मछली पकड़ने के साथ साथ सिक्योरिटी भी कर सकते हैं। मतलब हमें इंटरनल सिक्योरिटी को थोड़ा सा अलग एंगल से सोचने का दरकार है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट और थोड़ा मेजर शिफ्ट हो सकता है, वो जितने भी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के कंटोनमेंट्स हैं, बेसिस हैं, उनको टूरिस्ट स्पॉट्स से या मेट्रो सिटीज से या सिटीज से, इवन सिटीज से हटाकर जितने भी अफेक्टेड एरियाज हैं, मतलब इंटरनली डिस्टर्ब्ड एरिया हैं, वहां पे शिफ्ट किया जाए। अब आप बोलेंगे इसमें बजट बहुत लगेगा। देखिए, टूरिस्ट स्पॉट्स जो फ्री होंगे, कंटोनमेंट के जो नीचे दबे हुए एरिया जो फ्री होंगे, वहां पे इकोनॉमी जनरेट होगी, लोग घूमने आएंगे। मेट्रो सिटीज और सिटीज में इतना महंगा जमीन है, वो सरकार को इस्तेमाल करने के लिए मिल जाएगा। और दूसरी तरफ जो लीस्ट डेवलपमेंट या लीस्ट डेवलप्ड एरियाज हैं, वहां पे जब आर्मी, एयरफोर्स, नेवी जाएगी तो वहां पे जाने के लिए ट्रेन्स लगेंगी, रोड बिछेंगे, वहां पे इनकी बिल्डिंग्स बनेंगी और लैंड एक्वायर होगी, लोगों को पैसा मिलेगा। सेकेंडली, जो उसके आसपास की इकोनॉमी जनरेट होगी, जैसे मान लो एक कंटोनमेंट एरिया कहीं पिछड़े हुए एरिया में बनता है, तो उसके आसपास हजारों लोगों को, उस कंटोनमेंट में रहने वाले, सर्विस करने वाले आर्मी या फोर्स पर्सनल्स को सर्व करने के लिए, राशन प्रोवाइड करने के लिए या सर्विसेज देने के लिए रोजगार मिल सकता है। तो ये बहुत एक गेम चेंजर हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर बात करूं, शिमला, डलहौजी, ऊटी, पुणे, कसौली, देहरादून, और आप नाम बताओ, हर एक टूरिस्ट स्पॉट पे आर्म्ड फोर्सेस का कब्जा, मैं बोलूं तो बुरा नहीं होगा। अब टाइम आ गया है उनको नई जगह शिफ्ट करने का। अभी वो ब्रिटिशर्स का जो टाइम था कि सारे टूरिस्ट या अच्छे स्पॉट्स को उन्होंने डेवलप करा, अभी वी नीड टू जस्ट मूव ऑन। फोर्थ पॉइंट पे बात करते हैं, वी नीड टू ओवरऑल इंटीग्रेट बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज। मतलब बहुत सारी बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज हो गई आज की डेट में, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल और छोटी मोटी और फोर्सेस। तो अब अगर हम इन सब फोर्सेस को इंटीग्रेट कर दें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तो एक जो जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर है बॉर्डर पे, बाउंड्रीज पे, उसको डेवलप करने में मदद मिलेगी। बॉर्डर्स और बाउंड्रीज जनरली बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, वहाँ पे जो मेन जो लैंड है इंडिया का, वहाँ की पॉलिसीज वहाँ पे इम्प्लीमेंट होने में बहुत टाइम बीत जाता है और बहुत पीछे रह जाते हैं। तो अच्छा रहेगा कि सभी फोर्सेस को, बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस को इंटीग्रेट करके जो जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है या जनरल इवन एडमिनिस्ट्रेशन है बॉर्डर्स का, उसको मर्ज किया जाए। तो ओवरऑल इसका सोल्यूशन ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, जिसको बॉर्डर मैनेजमेंट का नाम दिया जाता है। तो बॉर्डर मैनेजमेंट को और अच्छे से इसको फेमस करने का जरूरत है। फिफ्थ पॉइंट में, पंचायत लेवल पर पुलिस पर्सनल को रिक्रूट किया जाए ताकि वो लोकल लाइजन करके रखें और जो इंटेलिजेंस गैदरिंग है उस पर्टिकुलर एरिया की, उसमें फोर्सेस को मदद करें। सिक्स्थ पॉइंट में, हमें अपनी मैन पावर को और सक्षम और एफिशिएंट और इवन और इफेक्टिव बनाने का जरूरत है। अब ये कैसे होगा? जितने भी हमने जवान या ऑफिसर्स रिक्रूट किए, उनको और अधिक अवेयर करने का जरूरत है कंटेम्पररी सिक्योरिटी चैलेंजेस के बारे में।
एग्जाम्पल के लिए बात करें, जैसे बॉर्डर पे हम लोग एक ऑब्स्टेकल लगा रखा है, बॉर्डर फेंसिंग लगा रखी है। अब बॉर्डर फेंस को 10 फीट से देखते रहने से काम नहीं बनेगा। उससे जो इंडिविजुअल है, जो जवान है, उसको और अधिक अवेयर होना पड़ेगा, कैसे कौन सा सेंसिटिव पॉइंट है, कैसे वो अपने आप को और एफिशिएंट बनाए उसको डोमिनेट करने के लिए, ना कि खाली एक गिद्दे हुए पैच को देखता रहे। और ऐसे ही उसको इंटेलिजेंस गैदरिंग करने का भी स्किल आना चाहिए। खाली वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, वहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली वो एब्सेंट है, और इस तरह से वो कम एफिशिएंट हो जाता है। नेक्स्ट जो 10th पॉइंट में बात करूंगा, उसमें जितना भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है, जिसको मॉब वायलेंस कहा जाता है, मोवोक्रेसी का भी टर्म दिया जाता है, इवन रेडिकलाइजेशन की तरफ लोग जाने लगते हैं, तो क्यों ना जो फेसबुक, यूट्यूब, इस तरह के जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, व्हाट्सएप है, तो इसको यूटिलाइज किया जाए इंडिविजुअल्स को एक पार्टी बनाने का, सिक्योरिटी इंश्योर करने की, मतलब इंटरनल सिक्योरिटी का वो इंश्योर करने का मेंबर बन जाए, ना कि इंटरनल सिक्योरिटी को चैलेंज करने में की भीड़ में शामिल हो जाएं। 11th पॉइंट पे बात करेंगे, वी कैन हायर सम हैकर्स और आईटी और इकोनॉमी प्रोफेशनल्स इन आवर फोर्सेस टू टेक केयर ऑफ हैकिंग, प्रोपेगेंडा एंड टेरर फंडिंग एक्टिविटीज। जैसे हम बात करते हैं, आपका नक्सलिज्म का प्रॉब्लम है, नक्सल्स की अगर फंडिंग को काटा जाए, अगर उसके लीडर्स को पकड़ा जाए, तो दैट विल बी मोर इफेक्टिव रेदर आप ब्रेवरी के नाम पे कैजुअलिटीज उठाते रहो या फिर किलिंग्स को ग्लोरीफाई करते रहो। लास्ट और 12th पॉइंट में मैं बात करूंगा कि जो मैन पावर है उसका जुडिशियसली उसका यूज किया जाए। हमारा जो टीथ टू टेल रेशो है वो ज्यादा होना चाहिए, हमारे जो दांत हैं काटने वाले वो ज्यादा होने चाहिए। हमारे जो जवान हैं, हम लोग सारे हैं, उनको और इफेक्टिव और एफिशिएंट बनने का जरूरत है। जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हैं उनको हम आउटसोर्स कर सकते हैं, कैजुअल लेबर्स से उनको करवा सकते हैं, और हम जो जितने भी जवान हैं, जितने भी सिक्योरिटी पर्सनल हैं, वो एक्सक्लूसिवली ऑपरेशनल ड्यूटी के लिए कमिटेड हों, तो ज्यादा अच्छे से हम लोग ये कर पाएंगे। तो ये छोटे छोटे कुछ थॉट्स हैं, कुछ सॉल्यूशंस हैं जो एक डायमेंशनल शिफ्ट की तरह अगर हम कर पाएं इफेक्टिवली ग्राउंड में, तो इंटरनल सिक्योरिटी को रेवोल्यूशनाइज करा जा सकता है। और एप्रोप्रिएट एजेंसी एप्रोप्रिएट काम में लगाई जाए और उसके स्किल्स को बढ़ाया जाए, रिलोकेट किया जाए, डिप्लॉयमेंट जो है, प्रेजेंट डिप्लॉयमेंट जो है। तो ये सारे छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो बिना किसी कमर्शियल लोड के हमारी गवर्नमेंट, हम सिक्योरिटी फोर्सेस कर सकते हैं। सो आई एम एप्रिशिएटिंग योर थॉट्स एंड योर कमेंट्स ऑन दिस टॉपिक. The internal security is simple, lean and easy to do.